डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं कर्नाटक के एक छोटे से शहर स्थल का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 13 साल है और मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। आप पिछले एपिसोड्स में जान ही गए होंगे हमारे स्कूल में क्या क्या होता है और क्या क्या घटनाएं हमारी जिंदगी में घट चुकी हैं, जिसे मैं अपना दुश्मन माना करता था। सम्राट, हमारी क्लास का सबसे ताकतवर लड़का जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया करता था, लेकिन अब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। हम एक साथ बैठते हैं। पहले उसके साथ कोई नहीं बैठा करता था, बल्कि वो जिसके साथ बैठना चाहता बैठ तो जाता, लेकिन मन किसी का नहीं मानता क्योंकि वो सबको तंग किया करता। और इसका कारण था उसका पिता जो उसे मारा करता था। जब से मुझे सच्चाई पता लगी है, पता नहीं क्यों उसी के साथ मेरी बात बनती है। वो मेरे साथ बैठता है और हम दोनों उस सीट पर बैठे बहुत बातें किया करते हैं। हर कोई पूछता है कौन सी बातें करते रहते हैं, क्या बताएं उन्हें। हम उस गांव में जाकर आए हैं जहां पर प्रेतों ने अपना हमला किया था। प्रेत वहां पर राज कर रहे थे, कुछ बना रहे थे जो बनने के बहुत करीब था। सच्चाई अधूरी पता चली थी हमें। उसके बाद बहुत सारी और भी घटनाएं हुई। धर्मन के पिता उसे कहीं दूर ही ले गए ताकि वो इन चीज़ों से दूर ही रह सके। वो हमसे कभी नहीं मिल पाता और हमारे इस शहर स्थल में कभी नहीं आता। अब हम 2 ही बचे हैं, जबकि जग्गी भी हमसे मिलने नहीं आता और घर में ही डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहा है। उसके पिता का कहना है कि उसका दिमाग बहुत तेज़ है, वो घर पर ही पढ़ लेगा। भले ही टीचर बहुत डांटते हैं, लेकिन कभी कभी जग्गी स्कूल आता है और उसका मन करता है हमसे बात करने के लिए, लेकिन उसके पिता उसे खींच कर ले जाते हैं। इसलिए क्लास में हमेशा मैं और सम्राट बैठे हुए दिखते हैं। हमारा तीसरा कोई दोस्त बन ही नहीं पाया। क्लासेस शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पर पढ़ाई चल रही थी और हमारा ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता। उस घटना को हुए 2 महीने बीत चुके हैं और अब मुझे लगने लगा था जैसे जिंदगी साधारण हो चुकी है। ये सोमवार का दिन था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, सम्राट अभी अपने बैग में उन किताबों को डाल रहा था, जबकि मुझे घर जाने की बहुत जल्दी थी। मैं भागता हुआ बाहर की तरफ गया। बाकी बच्चे पहले ही बाहर निकल चुके थे। मैं सम्राट से बात ही कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई थी। वो पूरा कमरा खाली हो चुका था, सिर्फ मैं और सम्राट ही बचे थे और सम्राट से पहले ही मैं बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला, वो गलियारा, वहाँ गली जैसी बनी हुई थी और दोनों तरफ कई दरवाजे। ये अलग अलग क्लास के कमरे थे, लेकिन आज कुछ अजीब सा था। यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं जो जब सब बच्चे यहाँ से चले जाते हैं तब बंद होती हैं, लेकिन आज 1-2 लाइट जल रही थी, बाकी सब बंद थी। और ये 1-2 लाइट भी बार बार फ्लक्चुएट कर रही थी। यहाँ बहुत अंधेरा सा दिख रहा था, लेकिन डरावना सा एहसास था। ये दीवारों का रंग आधा काला कब से हो गया। जैसे ही मेरा ध्यान ज़मीन पर पड़ा, ज़मीन पर 2-3 इंच तक पानी आया हुआ था और ये पारे जैसा पानी लग रहा था। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा, मेरे पैर भी उस पारे जैसे पानी के आधे अंदर ही थे। मैं एकदम से डर गया। मैं इधर उधर झांकने लगा था। जैसे ही मैं क्लास में घुसकर सम्राट को बताने के लिए आया, क्लास में कोई नहीं था। वहाँ पर कोई बेंच नहीं था। दीवारें आधी काली हो चुकी थीं। वहाँ पंखा बार बार चल तो रहा था, लेकिन उसके पर थोड़ी थोड़ी देर बाद गायब हो जाते। हमारे उस क्लास में बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई थी और उन खिड़कियों से अंदर रोशनी आया करती, लेकिन बाहर से भी रोशनी नहीं आ रही थी, जैसे किसी ने काले रंग के पर्दे उन खिड़कियों के ऊपर लगा दिए हों। यहाँ पर 3-4 बल्ब हैं जो हमारी क्लास के बिल्कुल ऊपर लगे हुए हैं और उनमें से सिर्फ एक ही बल्ब चल रहा था, वो भी बार बार फ्लक्चुएट करता। सिर्फ उस बल्ब के सहारे ही हमारी क्लास में रोशनी हो रही थी और जब वो फ्लक्चुएट होकर बंद हो जाता, बिल्कुल अंधेरा। मैंने आवाज़ लगाई, सम्राट, सम्राट, कहाँ हो तुम? ये हो क्या रहा है? तुम कहाँ चले गए? यहाँ सब कुछ अंधेरे अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है? मैंने ये बोला था और मेरी आवाज़ गूंजी थी।
साधारणतः इस क्लास में इस तरह आवाज़ नहीं गूंजती, जैसे मेरा गला बैठ गया हो। आवाज़ दबी दबी सी निकली थी। ये गूंजती जा रही थी और कानों में बार बार पड़ती। तभी जवाब आया। कौन बोला? कौन है यहाँ पर? किसकी आवाज़ है ये? ये मध्यम सी आवाज़ थी जो मेरे कानों में पड़ी थी और बोलने के तरीके से मैं समझ गया था ये सम्राट की आवाज़ थी। लेकिन सम्राट मौजूद कहाँ पर है? ये क्लास कैसी है? तभी बाहर से आवाज़ आने लगी। ये गलियारे से आ रही आवाज़ थी। टक टक। ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर लगने लगा था कोई है जो मुझे बुला रहा है। जैसे माहौल बदल चुका था और मुझे यहाँ से बाहर निकलना था। मैं डरा हुआ था। मैंने सोचा यहाँ क्लास से बाहर निकलता हूँ, स्कूल से बाहर निकलता हूँ, बाहर जाकर सांस लेता हूँ, तब जाकर घबराहट मेरी कम होगी। जैसे ही मैं उस गलियारे में पहुँचा, पैर फिर से मेरे पानी के अंदर थे। उस पानी के आर पार देखा नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था ज़मीन भी बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी है। जैसे ही मैं एक जगह पर खड़ा होता, मेरे पैर ज़मीन में धंसने शुरू हो जाते। इसलिए मैं रुक नहीं रहा था, मैं चल रहा था थोड़ा थोड़ा आगे। उसी गलियारे से आगे कई घुमाव थे, कई मोड़ थे। उन मोड़ को पार करने के बाद बाहर वाला गेट आता, जिसके सहारे मैं स्कूल से बाहर निकल जाता। और शायद धूप की रोशनी में डर कम लगता, इसलिए मैं उसी तरफ चल पड़ा था। पीछे जाना नहीं चाहता था। लेकिन वो टक टक की आवाज़ भी आगे से ही आ रही थी। शायद ये चौकीदार हो या सिक्योरिटी गार्ड हो जो बाहर की तरफ बैठा हो। यहाँ और भी कई लोग हैं, सफाई कर्मचारी जो बाहर बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि बच्चे कब चले जाएं और वो सफाई करें। हो सकता है ये वो हो। लेकिन ये पानी कहाँ से आया है? गंदा सा पानी, बिल्कुल धातु जैसा। मैं चल रहा था और छप छप की आवाज़ पाँव से आ रही थी, क्योंकि मेरा पैर बार बार पानी में गड़ रहा था। मुझे तेज़ी से चलना पड़ता। जैसे ही मैं पैर ज़मीन पर रखता, वो थोड़ा सा धंसता, जैसे चिपक सा जाता, और उसे खींचने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता और पानी ऊपर की तरफ उछलता। इस तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो पहला मोड़ लेते ही जैसे ही वो टक टक की आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो गई। शायद मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे चलता हुआ मैं उस तरफ बढ़ रहा था और मेरा ध्यान इन दीवारों पर पड़ रहा था। जब सुबह मैं क्लास में आया था, दीवारें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे हमारे स्कूल के हर कमरे की दीवारें होती ही हैं। लेकिन आज ये ज़्यादा काली हो रही थी। जितना ज़्यादा मैं आगे बढ़ता जाता, आगे वाली वो दीवारें ज़्यादा काली नज़र आती। अब मैं तीसरे मोड़ पर पहुंच गया था और यहाँ दीवारें बिल्कुल काली चमकीली सी थीं। और कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा वो लहरा रही थी। मैं आंखें मलता, मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डर तो लग रहा है, लेकिन है क्या चीज़ ये? और वो टक टक की आवाज़ अगले मोड़ के पार से आ रही थी। शायद गेट के पास से आ रही होगी। मुझे उधर जाना होगा। कोई आवाज़ कर रहा है। शायद ये चौकीदार ही हो और मुझे बुला रहा हो कि अंदर पानी आ गया है। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन सामने उन दीवारों से मुझे उंगलियां बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आईं। ये उंगलियां अजीब सी थी। ये भी काले रंग की थी, लेकिन उन पर सफ़ेद रंग के नाखून थे, लंबे लंबे से। ये उंगलियां भी लंबी थी और आधी जब बाहर आ गई थी, लगभग आधे फुट जितनी तो सिर्फ उंगलियां लंबी थीं। ये गलियारा बहुत ही छोटा था। उस दीवार से लगभग 5 हाथ निकले थे और वो बाहर इस तरह से लहरा रहे थे जैसे मेरे शरीर को नोचना चाहते हूँ। दोनों तरफ से निकलते हुए वो हाथ, मेरी चीख निकल गई थी। मैं चीख पड़ा था और वहाँ वो आवाज़ गूंजी। मेरा गला बैठा हुआ नहीं था। जब गले से आवाज़ निकलती है, आपको पता होता है गला बैठा है या नहीं। लेकिन आवाज़ जब उन दीवारों से टकराती है तो इस तरह की आवाज़ आ रही थी जैसे मध्यम हो जाती है, कोई चीज़ उसे सोख रही है, या ये जगह ही ऐसी है कि आवाज़ को बदल रही है। कुछ समय बाद एक और आवाज़ आई। तुम कहाँ हो आर्यन? तुम कहाँ हो? ये आवाज़ बहुत ज़्यादा मध्यम सी थी। ये आवाज़ दीवारों से निकल रही थी, लेकिन अजीब सी, जैसे किसी बर्तन में बंद हो। मेरे कानों तक बिल्कुल साफ नहीं पहुंचती। मैं शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देता तो समझ पाता। ये आवाज़ सम्राट की है, लेकिन वो कहाँ पर है? मैं भी आवाज़ लगाता गया। सम्राट, कहाँ हो तुम? सम्राट, क्या तुम दीवार के पीछे से बोल रहे हो? तभी सम्राट की आवाज़ आई। तुम हो कहाँ पर? तुम अभी तो यहाँ थे, कहाँ चले गए? इसके बाद वो और भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन जैसे बर्तन में बंद आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजने लगी हो, और गूंजती हुई आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ रही थी, मैं शब्दों में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। पहले शब्द समझ पाया, बाद में वो क्या क्या बोला मैं समझ नहीं पाया।
अब डर लगने के कारण मैं बाहर की तरफ भागना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही मैं वो मोड़ मुड़ा, सामने गेट होना चाहिए जिसके सहारे हम बाहर निकलें। सामने गेट नहीं था, सफ़ेद रंग की दीवार थी। इन काली दीवारों में वो सफ़ेद रंग की चमकती हुई दीवार बहुत ही अजीब सी लग रही थी। उन दीवारों पर किसी के हाथ के निशान नहीं थे, कोई हाथ बाहर नहीं निकल रहे थे, जबकि पीछे वाली हर दीवार से धीरे धीरे अब बाजुएं तक बाहर आनी शुरू हो गई थी। शायद ये प्रेत होंगे जो दीवारों को फाड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। पहले शायद मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जो घटनाएं यहाँ पिछले महीने हो चुकी हैं उन्हें याद करके अब सब चीज़ों पर भरोसा होने लगा है। मैंने खुद को 2-3 चमाट भी लगाई थी कि मैं सपने से बाहर आ जाऊं, लेकिन ये सपना नहीं, सच्चाई थी। अब वो दीवार का मैं क्या करूं? पीछे मैं मुड़ नहीं सकता क्योंकि वो बाजुएं बहुत ज़्यादा बाहर तक आ चुकी हैं और उस गलियारे को पार करके दोबारा क्लास तक पहुंचना बहुत मुश्किल भरा होगा। शायद वो मुझे पकड़ ही ले, लेकिन सामने से मैं कैसे निकलूं? ये दीवार नहीं, ये गेट ही है। शायद मुझे भ्रम हो रहा है, शायद मुझे ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं जो सच में मौजूद नहीं है। मुझे इस दीवार को हाथ लगाना होगा, इसे गेट समझना होगा, और नीचे ही तो कुंडी है, उस कुंडी को खींचना होगा तो ये गेट खुल जाएगा। बस ये एक भ्रम है। और आसपास सम्राट की आवाज़ भी तो आ रही है, वो यहीं कहीं है, शायद मैं उसे देख नहीं पा रहा। इसके बाद मैं उस सफ़ेद दीवार की तरफ चलने लगा। मैं उस सफ़ेद दीवार के जितना करीब पहुंचता, यहाँ रोशनी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती, जैसे बाहर से अंदर रोशनी आ रही होगी। वैसे भी ये लोहे का गेट होना चाहिए जिसके सहारे अंदर रोशनी आती होगी। मैंने अपने हाथ से उस सफ़ेद दीवार को छुआ था और वो दीवार सख्त नज़र नहीं आई, जैसे वो सफ़ेद रंग का पर्दा हो। तभी मन में ख्याल आया, मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा? ये गेट के ऊपर कोई सफ़ेद रंग का पर्दा तो नहीं लगाया गया? मैंने हाथ से उस पर्दे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उस पर्दे के आर पार चली जाती। वो लहराता लेकिन कभी भी पकड़ में नहीं आता। मैंने अपना पूरा हाथ उसमें गड़ा कर देखा था, मेरा हाथ उसके आर पार चला गया था। पीछे गर्मी का एहसास सा हुआ था। शायद ये गेट खुला होगा, बस मुझे भ्रम हो रहा है। मुझे शरीर इसके पार पहुंचाना होगा। मैंने धीरे धीरे अपना पूरा शरीर उसके पार पहुंचा दिया। मैं उस गेट से बाहर निकल आया था। ये स्कूल से बाहर का दृश्य था, लेकिन अब समय दोपहर के 3 बजे का होना चाहिए, लेकिन बाहर अंधेरा था। बाहर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं जिन पर अभी अभी पेंट हुआ है, लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं था। झूले टूटे फूटे पुराने से थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी। यहाँ आसपास कई कमरे थे जो टूटे पड़े थे। ज़मीन खुदी पड़ी थी। दूर कब्रें नज़र आ रही थी जो इसी स्कूल के उस गार्डन के अंदर बनाई गई थी। ये दृश्य मैं देख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था क्लास के हम अंदर थे और बाहर बहुत विनाशक तबाही आ गई और ये तबाही ने समय को रोक दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारे बच्चों की आवाज़। शब्द पहचाने नहीं जा रहे थे, लेकिन इतना पता चल रहा था यहाँ भीड़ होगी, लेकिन आवाज़ वैसी ही, किसी बर्तन के अंदर बंद बंद सी। काफ़ी अजीब सा माहौल बना पड़ा था। मैं दूर दूर तक देख रहा था। दूर वो लंबी वाली बिल्डिंग आधी टूटी हुई थी, वहाँ से धुआं निकल रहा था। कई जगह आग लगी हुई थी। यहाँ रात के अंधेरे में भी दूर दूर तक देखा जा सकता था, क्योंकि हर जगह से धुआं और रोशनी निकल रही थी। आसपास मैं देख रहा था, तभी मेरी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी। मैंने स्कूल पर जैसे ही नज़र मारी, वहाँ पीछे वाली खिड़कियाँ जली हुई थीं। ऊपर बहुत सारे निशान बने हुए थे, बहुत सारे भूतों जैसे निशान वहाँ पर दिख रहे थे। हमारा स्कूल ऐसा नहीं था, नया नया भी तो पेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पेंट उधड़ चुका था। आग के कारण कई कमरे जैसे जले हुए थे और अंदर से धुआं निकल रहा था। मैं जाता तो जाता कहाँ, क्या हो चुका है इस दुनिया में? मैं बाहर की तरफ भागने लगा। स्कूल से बाहर निकलना होगा, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, घर पहुँचना होगा। लेकिन तभी वो गार्डन में जितनी भी कब्रें थी उनमें से हाथ निकलने लगे। एक ही झटके में पूरा शरीर उनका बाहर आ गया था और ये मुर्दे थे, आधे जले हुए। इनके चेहरे पहचान में आ रहे थे, लेकिन मुर्दों से डर लगता है। ज़मीन से निकले ये मुर्दे शायद डराने के लिए पास आ रहे थे। हर तरफ ज़मीन फाड़कर मुर्दे बाहर की तरफ उठना शुरू हो गए थे, जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं बाहर की तरफ नहीं भाग सकता था, क्योंकि बाहर बहुत सारे मुर्दे पहले ही इंतज़ार कर रहे थे, जिनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थीं। इन मुर्दों के हाथ में हथियार थे और इनकी उंगलियां जैसे खींचकर लंबी की गई हों, आधे आधे फुट जितनी लंबी उंगलियां, जिनके सफ़ेद रंग के नाखून।
नाखूनों को देखते ही मैं पहचान गया, उस गलियारे से, उन दीवारों से निकलने वाली वो उंगलियां, वो बाजुएं इनकी ही होंगी। यहाँ मुर्दे ज़मीन से उठ खड़े हुए हैं और मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे जो मेरा पीछा करने लगे थे, जैसे यहाँ ज़ॉम्बीज़ का अटैक हुआ हो और लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना दिया गया हो। इसके बाद मुझे अब भागकर स्कूल के अंदर ही जाना था। जल्दी से मैंने वो गेट खोला और अब यहाँ पर वो सफ़ेद पर्दा नहीं था जो चमक रहा था। यहाँ स्कूल जैसा ही माहौल था और अंदर वो पानी भी नहीं था, बल्कि हर जगह जले के निशान। वो गलियारे में निकलने वाले हाथ अब यहाँ पर नहीं थे, लेकिन दीवारें टूटी हुई थीं। कमरों में जाने के लिए दरवाजे यहाँ मौजूद नहीं थे। हर कमरे का दरवाज़ा जैसे टूटा हुआ था। मैं उन गलियारों से घूमता हुआ अपनी क्लास में जाना चाहता था। ये सब वहीं से शुरू हुआ है और शायद ख़त्म भी वहीं पर होगा, लेकिन वो मुर्दे बाहर भीड़ बनाकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे लगा एक गलती तो कर दी मैंने। मुझे उस गेट को अच्छे से बंद करना चाहिए था ताकि वो मुर्दे अंदर तक ना आ पाएं, लेकिन अब वो मुझे घेरना शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ गोल घुमावदार कई गलियारे हैं और ऊपर चढ़ने का रास्ता भी है। छत पर जाता हूँ, बचने का शायद यही रास्ता हो, लेकिन यहाँ सब मुर्दे ही मुर्दे क्यों हो चुके हैं? जैसे ही मैं अपनी क्लास में पहुंचा, मुझे सामने सम्राट नजर आया, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा अभी कुछ समय पहले क्लास में बैठा हुआ लग रहा था। अब उसका आधा चेहरा किसी प्रेत जैसा था। एक आंख उसकी बाहर आई हुई थी, आधा सर उसका गंजा था और आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे। शरीर के अंदर से निकली हुई अंतड़ियाँ बाहर लटक रही थी और एक आंख उसकी चमक रही थी। दांत दिख रहे थे और मुझे वो कह रहा था, आओ मेरे पास, यही तुम्हारी नियति है। उसकी ये भारी आवाज़ पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे देखते ही मैं डर गया और पीछे गिर गया था। अब मैं कहाँ जाऊँ? सम्राट भी वैसा ही मुर्दा बन चुका है। शायद यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति आ चुकी है जिसने सबको मुर्दा बना दिया है। क्या हुआ है यहाँ पर? मैं पीछे की तरफ भागने लगा था। पीछे कई और जंगले लगे हुए थे, कई और गेट लगे हुए थे जो लोहे के थे। मैं उन्हें बंद कर सकता था। एक तरफ लोहे की रॉड मिली और मैंने उस गेट के बिल्कुल बीच में फंसा दी। पीछे वो सम्राट आ रहा था जो उस गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसमें इतनी जान कब से आ गई? वो तो गेट को भी उंगलियों से फाड़ने की कोशिश कर रहा था और सफ़ेद नाखून बार बार उस लोहे के गेट के आर पार पहुंच जाते। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। ये गेट को वो फाड़ कर रख देगा और यहाँ मेरे करीब आ जाएगा। मैंने फिर से पीछे भागना शुरू कर दिया। अब मैं किसी और कमरे में छिपना चाहता था या इनसे आंख बचाकर कहीं दूर पहुंचना चाहता था। मैं सोचने लगा था ये मेरा पीछा कर रहे हैं। वहाँ बाहर गेट के पीछे भीड़ बन गई थी और दूर से मैं दूसरा गेट भी लगा चुका था। अब कुछ समय के लिए मैं सुरक्षित था, लेकिन पीछे से भागने का रास्ता ढूंढना ही होगा मुझे। अब यहाँ धीरे धीरे वो पानी बढ़ने लगा था। ज़मीन से अपने आप जैसे पसीने की तरह पानी ऊपर की तरफ उठ रहा था और वो पारे जैसा पानी था जिसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। वो अब 1 फुट ऊपर तक आ गया था और मैं जान गया था यहाँ ज़मीन पर ये पानी बढ़ता जाएगा और उस पानी के अंदर लहराती हुई अजीब सी चीज़ें दिख रही थी। मुझे चेहरे दिख रहे थे उन लोगों के जिन्हें मैं पहचानता हूँ। सम्राट का चेहरा भी मुझे उस पानी में दिखा था और मैं डर सा गया था। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। फर्स्ट फ्लोर पर जाऊँगा तभी शायद बच पाऊँगा, ऊपर ऐसी चीज़ें ना हों। मुझे इस दृश्य से बाहर निकलना होगा। शायद मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। क्या गलती की थी मैंने जो यहाँ पर पहुँचा? अब मैं ऊपर चढ़कर ये देख रहा था यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ ताकि किसी को पता तक ना चले। अब तीसरी मंजिल पर एक पाइप है जिसके सहारे स्कूल से कई बच्चे भागा करते थे। वही रास्ता है जो स्कूल के पीछे निकलता है और मैंने यहाँ खिड़की से बाहर देखा था। बाहर स्कूल के आगे वाली साइड वो मुर्दे भरे पड़े थे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पीछे वो जंगल का रास्ता जिसके बीच से हम शहर में पहुंच सकते हैं। इसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन मुर्दों से ज़्यादा खतरनाक थोड़े ना है। यहाँ पर कुछ चोर लुटेरे रहते हैं जो चोरी किया करते हैं, इसलिए सबको बताया जाता है कि इस रास्ते से बाहर नहीं जाना है। लेकिन चोरों से ज़्यादा खतरनाक ये मुर्दे हैं, इसलिए मुझे तीसरे फ्लोर पर जाना होगा। लेकिन दूसरे फ्लोर को पूरी तरह से पार करने के बाद दूसरे फ्लोर पर भी अब वो मुर्दे आ चुके थे। सबसे आगे सम्राट ही था और उसके नाखून जैसे लंबे होते जा रहे थे, ज़मीन तक पहुंच रहे थे उसके नाखून, वो सफ़ेद रंग के चमकते हुए नाखून। और उससे बचता हुआ मैं किसी तरह से तीसरे फ्लोर पर पहुंचा था। अब वो पाइप ही थी मेरे बचने का सहारा। वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत मुश्किल रास्ता है। कुछ कमरों के दरवाजे मुझे फांदने होंगे।
उसके बाद वो वाटर कूलर के पास उस पाइप को पकड़ना होगा। मैं कभी भी स्कूल से नहीं भागा हूँ और तीसरी मंजिल से नीचे उतरना बहुत भयानक भी हो सकता है। जैसे ही मैं बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया था, वो पाइप दिखने लगी थी। नीचे वाले दरवाजे तोड़े जा रहे थे, गेट फाड़े जा रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, वो भयानक मुर्दों की आवाज़ें। और मैंने हिम्मत करके उस पाइप पर पैर रख दिया। मेरा ध्यान हर तरफ था, धुआं निकल रहा था, आग लगी हुई थी, जैसे दुनिया तबाह हो चुकी हो। तीसरी मंजिल से आप बहुत दूर तक देख सकते हैं और मेरी आंखें जहां तक पहुंच रही थी वहां तबाही ही तबाही दिख रही थी। मैं उस पाइप से नीचे उतर रहा था और ऊपर वो मुर्दों की भीड़ थी जो मुझे पकड़ने के लिए पाइप को खींच रही थी। ऊपर वाले वो कुंडे जो दीवार से चिपके हुए थे, उसी के सहारे वो पाइप भी वहां लटकी हुई थी। वो खींच खींच कर उन्हें तोड़ने लगे थे। ये पाइप अब ढीली होने लगी थी और मेरी पकड़ भी इतनी मजबूत नहीं है। मैं बार बार फिसल कर नीचे तक पहुंच जाता। यहाँ मैं दूसरी मंजिल के करीब था और नीचे देख नहीं रहा था। मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से, लेकिन वो ऊपर से इस तरह पाइप को खींच रहे थे कि मुझे गिराना ही चाहते हूँ। मैं अब पीछे की तरफ देखने लगा था। अब जैसे ही नज़र नीचे गई, मेरी आंखें बंद और हाथ मेरे फिसलने लगे। आंख खुली, आसपास जैसे आग ही आग, दीवारों से भी लावा निकलने लगा था। हाथ को छूता हुआ लावा जैसे नीचे टपक रहा था। मेरी उंगलियां भी जैसे थोड़ी थोड़ी गरमा रही थी। अब भी मैं उस पारे से दूर था, लेकिन तपिश महसूस हो रही थी। ज़मीन में भी लावा ही लावा था। ज़मीन से निकल रहे वो मुर्दे जैसे तड़प रहे थे और लावे के अंदर से चीखते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। ज़मीन भी मुर्दों से भर गई थी। ना मैं ऊपर जा सकता था, ना नीचे जा सकता था। करता तो मैं करता क्या? यहाँ बीच अधर में फंसा हुआ दीवार के पार कुछ दिखा मुझे, एक छेद जिसके सहारे मैं उस स्कूल के दोबारा अंदर घुस सकता था। यहाँ से दीवार अपने आप जैसे फट चुकी थी। मैं पाइप से घिसटकर उस छेद के अंदर गया और सामने एक गलियारा था। ना कोई दरवाज़ा, ना वहाँ पर बचने का कोई रास्ता, बस सीधे ही जाना था। मैं सीधा गया, पीछे मैं मुड़ नहीं सकता था। अब बचूंगा तो शायद इसी रास्ते से। उस गलियारे से मैं आगे बढ़ता गया और अंत में वो काले रंग की दीवार पर एक चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। लगभग 12 फुट बाय 12 फुट की वो दीवार, जिस पर 2 फुट की एक आंख, इतना बड़ा चेहरा जैसे मेरी तरफ देख रहा था। वो कुछ अजीब सा था और मुस्कुराए जा रहा था। अब उसके मैं करीब पहुंचा और उसने मुझसे सवाल किया, तुम्हें क्या लगा था तुम हमें रोक सकते हो? हम आ रहे हैं। इसके बाद वो हंसी गूंजती गई, एक एक करके, जैसे कई लोग हंस रहे थे और हंसी की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, मेरे कानों को चीरती जा रही थी। मैं बार बार तड़प रहा था। वो आवाज़ कभी बढ़ती, कभी बंद हो जाती, कभी बढ़ती, कभी बंद हो जाती। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर चीखें मार रहा था, बस करो, बस करो। मैं बार बार ये कहता रहा और अचानक सब आवाज़ें बंद। उस मुस्कुराते हुए भयानक से चेहरे से एक आवाज़ निकली, ये भविष्य है जो तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हारी इस दुनिया का अंत नज़दीक है। और ये शब्द गूंजे थे। वो आकार बड़ा होता गया था, वो गलियारा छोटा होता गया था। जैसे मेरा आकार छोटा होता जा रहा और मैं अंधेरे में गुम होता जा रहा हूँ, वहाँ अंधेरे में मैं गिरना शुरू हो गया था, किसी जैसे खाई में गिर रहा हूँ, लेकिन आसपास कुछ नहीं, बस शून्य ही शून्य। मैं गिरता जा रहा था और मैं चीखा। अचानक मेरी आंख खुली। मैं अपनी क्लास में था और सामने सम्राट चीखें मार रहा था, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे हो? मैं कब से तुमसे सवाल किए जा रहा हूँ। यहाँ खड़े आंखें ऊपर चढ़ाकर तुम कर क्या रहे थे? मैंने इधर उधर झांकना शुरू कर दिया। वहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल साधारण हमारी क्लास। मैं सम्राट को लेकर बाहर गया। बाहर बच्चे उस स्कूल से बाहर निकल रहे थे। सब कुछ सामान्य, कहीं पर कोई आग नहीं, कोई लावा नहीं, जैसे ये बस मेरा एक सपना था। लेकिन इस तरह जागते हुए सपने कौन देखता है? मुझे तो नींद भी बिल्कुल नहीं आई हुई थी। बस मैं क्लास से बाहर निकला था और जैसे समय भी रुका। मैंने बहुत समय उस दुनिया में बिताया था, उस सपनों की दुनिया में, और यहाँ बस कुछ समय बीता था।
सम्राट मुझसे पूछता रहा और मैंने उससे कहा मैं कहीं गया था। लेकिन सम्राट ने कहा यहीं तो थे, कहाँ गए थे? तुम्हें भ्रम बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। कहते हैं ना बच्चे भूतों की फिल्में नहीं देखते, इसीलिए क्योंकि हमें डर लगना शुरू हो जाता है। मैं सम्राट को समझा रहा था, हमने जो जो देखा है पिछले महीने, तुम्हें अब भी लगता है ये सब भ्रम हो सकता है? लेकिन सम्राट का कहना भी सही था। हमने उस जगह को बंद कर दिया है, उस गांव को आज़ाद कर दिया है। अब यहाँ पर कोई प्रेत नहीं है और यहाँ पर तो धर्मन भी मौजूद नहीं है। तुम अपने आप डर रहे हो, तुम्हें भ्रम हो रहा है। अब मैं उससे क्या बहस करता। उसके बाद मैं सीधा घर को आ गया था और मेरा ध्यान बस उस चीज़ पर था। मैं डरा हुआ था। जो दृश्य मुझे दिखाए गए थे वो सहने लायक नहीं थे और वो चेहरा मुझसे कह रहा था वो आने वाला है। कौन आने वाला है और हम किसे नहीं रोक सकते? मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन जैसा सम्राट ने कहा था, इसे सपना समझकर भूल जाओ, और मैं उस रात इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहता था। 2 घंटे तक वो ख्याल अपने आप दिमाग में घूमते रहे और बाद में मुझे नींद आ गई। जब आप नींद से उठते हैं, पुरानी सब यादें जैसे निकल जाती हैं और हर बात पुरानी पुरानी सी लगनी शुरू हो जाती है। मुझे भी ऐसा लगा सपना ही होगा, भूल जाता हूँ। मैं सीधा स्कूल की तरफ निकल पड़ा था और दूर से भागकर आता सम्राट दिखा। हर रोज़ वो भागकर मेरे करीब आता है और हम बातें करते हुए स्कूल की तरफ जाते हैं। लेकिन वो हाँफ रहा था, मेरे करीब आकर कहने लगा क्या देखा था तुमने? सच बताओ, क्या देखा था तुमने? मैंने उसे अब डिटेल में बताया और उसके बाद जो जो सम्राट ने कहा उसने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। सम्राट ने कहा मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैं जैसे ही उसी क्लास में था, तुम मेरे सामने थे। ये सपने जैसा नहीं था। अचानक तुम एक मुर्दे जैसे बन गए। तुम्हारी अंतड़ियाँ बाहर थी, आधा चेहरा नजर आ रहा था, बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैं उसके बाद बाहर भागने लगा। मुझे नहीं पता था ये एक सपना है, असली जैसा लग रहा था। मैंने खुद को चोट पहुंचाई थी। मैंने अपने हाथ पर वो पेन मारा था, ये देखो पेन का निशान। मैंने सपने में खुद को नुकसान पहुंचाया था और असल में भी मेरे शरीर पर वैसा नुकसान हुआ, वैसा निशान पड़ा। मैं ऊपर की तरफ भागा था, जैसा जैसा तुमने कहा वैसा वैसा मैंने किया था। मैं ऊपर तक पहुंचा, पाइप के सहारे नीचे आने लगा। वो छेद आखिरी सहारा था, दुनिया खत्म नजर आ रही थी। उस छेद के अंदर वो चेहरा कह रहा था तुम हमें रोक नहीं सकते, हम आने वाले हैं, वो आने वाला है। और इसके बाद मेरा सपना टूटा और ये दिन का वक्त हो चुका था। पूरी रात मैं उठा तक नहीं, जबकि हर रात मेरी 1-2 बार नींद खुल जाती है। मैं पानी पीने के लिए उठता हूँ। सीधा सुबह उठा था। ये बिल्कुल सच की तरह लग रहा था, कोई सपना नहीं। मैं घबरा गया था। हम दोनों को एक जैसा सपना कैसे आ सकता है? ये कोई भी संयोग नहीं हो सकता। ये सच्चाई है, कुछ होने वाला है जो हमारी आंखों के सामने आ रहा है। लेकिन हम दोनों को ही क्या ये नज़र आया है या सबको यहाँ पर नज़र आ रहा है? इसके बाद हम सीधा स्कूल में गए थे। कई लड़कों से बात कर रहे थे, कई लड़कियों से बात कर रहे थे। लेकिन सपनों की बात सुनते ही हर कोई हंसता, हमारा मजाक बनाना शुरू कर देता। अगर किसी ने ऐसा सपना देखा होता तो वो गंभीरता से हमारी बात सुनता। किसी को वो सपना नहीं आया था, सिर्फ हम दोनों को आया था एक जैसा सपना। हमें यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन करते क्या? जैसे ही क्लास खत्म हुई, हम मानने लगे थे एक संयोग है कि दोनों को एक जैसा सपना आया। लेकिन तीसरा वहाँ खड़ा था जिसे वो सपना आया था। जग्गी हमारे सामने खड़ा, हमारी आंखों की तरफ देख रहा और उसका चेहरा जैसे अजीब सा लग रहा था। वो डरा हुआ था। वो सीधा मुझसे कहने लगा मुझे वो सपना आया, भयानक सा सपना। मैं इस क्लास में था, तुम दोनों मरे हुए, आधे बाल तुम्हारे सफ़ेद हो चुके, आधी अंतड़ियाँ बाहर आई हुई। बड़ा अजीब सा सपना था। अब वो अपने सपने के बारे में बताने लगा और मैं भी बोल पड़ा। बिल्कुल, तुम उस पाइप के सहारे नीचे उतरे होगे, उस छेद में गए होगे और उसके बाद तुम्हारे सामने वो चेहरा आया होगा जिसने कहा होगा तुम हमें रोक नहीं सकते। जग्गी ने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऊपर चढ़ा हुआ था छत पर, नीचे लावा ही लावा था। मुझे लगा ये सच थोड़ी ना हो सकता है, सपना ही होगा ना। मैंने ऊपर से लावे में छलांग लगा दी, लेकिन मेरी नींद खुल गई। ना तो मैं तैर पाया, ना कुछ और हुआ। अब जग्गी की बात सुनकर मैं और सम्राट एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आखिर हम दोनों का सपना तो समान है, लेकिन जग्गी एक ऐसा इंसान है जो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि जवाब दिया ही नहीं जा सकता। हम कैसे मान लेते कि उसके साथ भी वैसा ही हुआ है? उसने कुछ अलग ही कर दिया था, लेकिन फिर भी संयोग 3 लोगों को नहीं हो सकता।
इसके बाद हम सीधा जग्गी के घर की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि वहीं बैठकर हमें प्लान बनाना था। आज सम्राट के घर उसके पिता रहने वाले थे, इसलिए उसके घर हम जा नहीं सकते थे। मेरे घर पर भी इस तरह प्लान नहीं बना सकते थे, क्योंकि मेरी मौसी घर पर आई हुई थी। इसलिए हम जैसे ही जग्गी के घर पहुंचे, उसके पिता वहां पर मौजूद थे। जग्गी के पिता एक तांत्रिक हैं और वो हमारी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने नीचे पड़ा वो सारा सामान इकट्ठा किया और दूसरे कमरे की तरफ चले गए। हमसे उन्होंने बात तक नहीं की, हमें बुलाया तक नहीं। हमने ये सवाल जग्गी से किया था और जग्गी ने भी कहा, पता नहीं पिताजी, 2-3 दिन से एक ओइजा बोर्ड पर लगे हुए हैं भूतों से बात करने के लिए। पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, लेकिन भूतों से बात तो नहीं कर पाए। कल से 150 की मोमबत्तियां जला रखी हैं। अब जाकर पता लगा कि मोमबत्तियां जली, यही खर्च हुआ, भूत प्रेत से बात तो हुई नहीं। अब हम जग्गी पर हंसते या उसके पिता पर हंसते, हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हंसने वाली बात नहीं है, हमारे साथ जो हो रहा है इससे ज़्यादा भयानक है। जग्गी के कमरे में बैठे हम इधर उधर झांक रहे थे। अब जग्गी ने घर में सामान बदल रखा था, बहुत सारी किताबें। अब उसे किताबें पढ़ने का शौक सा जाग गया था और अब यहाँ तंत्र विद्या की किताबें, बहुत सारी और किताबें, जादू टोने की किताबें, यहाँ पर अजीब अजीब हथियार से पड़े हुए थे। लेकिन एक तरफ लहसुन उसने टांगे हुए थे। हमने उससे पूछा था, ये तुमने सूखे हुए लहसुन इस तरह यहाँ क्यों टांगे हुए हैं? तो उसने कहा था, ये तो मेरा कवच है भूतों से बचने के लिए। क्या पता दोबारा प्रेत यहाँ पर आ जाए, मैं पूरी तैयारी रखता हूँ। अब वहाँ बैठे हम जग्गी से पूछ रहे थे, लेकिन तुम्हें तो लग रहा था कि वो सपना है और तुमने उस लावे में छलांग भी लगा दी, तो तुम हमारे पास डरे हुए क्यों आए हो? वो सपना ही हो सकता है जो हमें दिखा, हो सकता है तीनों को एक जैसा सपना आया, तो तुम हमारे पास कैसे आ गए? उसके बाद जग्गी ने अपनी जेब में हाथ डाला और लगभग 6 इंच का नाखून हमारे सामने रख दिया। चमकता हुआ सफ़ेद नाखून, जिसे देखते ही मैं और सम्राट डर गए थे। ये वैसा ही नाखून था जो हमें उस दृश्य में नजर आया था। हर एक मुर्दे के सफ़ेद रंग के नाखून थे और जग्गी वैसा नाखून यहाँ तक ले आया था। हमने उससे सवाल किया, ये नाखून तुम्हारे पास कैसे आया? क्या यहाँ किसी मुर्दे का नाखून तोड़ा? तो जग्गी ने कहा, जब मैं भाग रहा था मेरे पीछे कई मुर्दे थे, हाथ में बार बार रॉड आई और मैं उनके सर पर मारना चाहता था। वो मुर्दे तो थे, लेकिन उन्हें भी जैसे चोट लग रही थी। किसी का मैंने सर फोड़ दिया, किसी की बाजू तोड़ दी और एक का नाखून तोड़ दिया। अब उसके बाद वो लोहे की रॉड हाथ से गिर गई, नीचे पड़ा नाखून मैंने उठा लिया, उसी के सहारे किसी की आंख फोड़ देता, किसी के पेट में घुसा देता। मैं बचना चाहता था, वो मर नहीं रहे थे, मुर्दे तो पहले से थे। इसके बाद जैसे ही मैं उसे जेब में डालकर ऊपर की तरफ भागने लगा, मुझे लगा ये सपना ही है और बाद में मैंने उस लावे में छलांग लगा दी थी। तैरने की कोशिश करना चाहता था मैं और सम्राट अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये अगर सपना होता तो उस सपने से इस तरह यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लाई जाती। मैं और सम्राट ये नहीं कर पाए, लेकिन जग्गी में अद्भुत शक्ति है। वो शक्ति है बेवकूफ़ी की। वो ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता है जिससे सब कुछ पलट सा जाता है। इसका कभी कभी फ़ायदा होता है और कभी कभी बहुत नुकसान होता है। आज क्या हुआ है हम अब तक जान नहीं पाए थे। नाखून वो चमकता हुआ हमारे सामने पड़ा था। सवाल हमारे पास कई थे, जवाब देने वाला कोई नहीं। हम आपस में बात कर रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सवालों के जवाब नहीं थे तो हम प्लान भी नहीं बना सकते थे। शायद ये कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे सपनों में आ रही है और हमें परेशान कर रही है, लेकिन सपनों से बाहर कोई चीज़ लाई भी जा सकती है, ये हमें पता नहीं था। जग्गी ने ये कर दिखाया था। लगभग 2 घंटों तक हमने बात की थी, निष्कर्ष कोई निकल नहीं पाया था। उसके बाद हम सब अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। उस रात सोचते रहे थे, डरते रहे थे, लेकिन अगली सुबह हमें जो देखने को मिलने वाला था वो तो पहले से भी ज़्यादा भयानक था। मैं और सम्राट हमेशा खिड़की के पास में ही बैठते हैं, क्योंकि सम्राट की उस क्लास में बहुत ज़्यादा चलती है, तो वो जहाँ बैठना चाहता है वहीं पर बैठता है और हम बाहर की तरफ देखते रहते हैं, कौन कौन बाहर गया, कौन क्या खा रहा है। और बाहर घूमने वाले टीचर्स, हमें वो देखना बहुत अच्छा लगता है। हमें पहले से पता चल जाता है क्या होने वाला है, प्रिंसिपल आए हैं या नहीं, हमें डांट पड़ेगी या नहीं। और हम बार बार बाहर देखते हुए कल हुई उस घटना के बारे में बात कर रहे थे। और हमें जो दिखा, सबसे पहले सम्राट ने उस गार्डन की तरफ देखा था और गार्डन के अंदर जैसे मिट्टी अपने आप ऊपर की तरफ उठ रही थी। मुझे सम्राट ने इशारा किया, वो देखो कुछ हो रहा है वहाँ पर। वहाँ ज़मीन अपने आप फटने लगी थी।
हम दोनों थोड़ा सा डर गए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा एहसास नहीं हो रहा था। इसके बाद वो ज़मीन थोड़ी फटी, उसके अंदर से एक हाथ निकला। ये कंकाल सा था, लेकिन उन उंगलियों में सफ़ेद रंग के नाखून। वो कंकाल के ऊपर मांस नहीं था, लेकिन नाखून उंगलियों से जैसे चिपके हुए थे। वहाँ पूरा कंकाल जो आधा सड़ चुका था, उस पर आधे कपड़े भी मौजूद थे, वो बाहर आकर हमारी खिड़की की तरफ झांकने लगा था। वहाँ कई टीचर्स, कई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ खड़े उसे पकड़ने की कोशिश तो कर रहे थे और हर जगह चिल्ला रहे थे कि भूत, यहाँ कोई भूत आया है। हर कोई डरा हुआ। क्लास से बच्चे भागने लगे थे, दूर जाने लगे थे, और वहाँ हम खिड़की से हट तक नहीं पा रहे थे। वो सपना सच्चाई में बदलना शुरू हो गया था। हर तरफ भगदड़ मच गई और सम्राट भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। इसके बाद हमें भी बाकी बच्चों के साथ ही भागना था। वो ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन हमें इतना ज़्यादा डर नहीं था। हम प्रेतों का सामना कर चुके थे। फिर भी ये भयानक रूप और हमारे सपने हमारे अंदर भय ज़रूर पैदा कर रहे थे। इसके बाद हम भी उन बच्चों के साथ जाने लगे। वो सेकंड फ्लोर पर उन खिड़कियों से नीचे देख रहे थे और वो कंकाल नुमा अजीब सी चीज़, जिंदा लाश, ज़मीन को खरोंच रही थी। काले रंग के कोयले से वो खरोंचे जा रहा था और वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया था। उसने ज़मीन पर कुछ लिखा था। उसके बाद वो खड़ा हो गया, खिड़की के ऊपर देखने लगा। वहाँ 150 से ज़्यादा बच्चे खिड़कियों से नीचे की तरफ झांक रहे थे, लेकिन उस मुर्दे की नज़र हमारी तरफ, वो बाहर निकली हुई आंखें जैसे हमारी तरफ गड़ी हुई थी। भयानक चेहरा कुछ कहना चाहता था। बहुत समय तक ऐसा हुआ। उसके बाद वो कंकाल ज़मीन पर गिर गया। वो मुर्दा था, उसमें जान थी ही नहीं, लेकिन कैसे वो खड़ा था, ज़मीन फाड़ कर कैसे बाहर आया, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन वो इस तरह से गिरा और वहाँ 3 बजे के करीब पुलिस आई थी। वहाँ हर तरफ ये खबर फैल गई थी, अजीब सी चीज़, कोई मुर्दा यहाँ पर पहुँचा है, कोई इंसान जिसने अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रखा है, वो यहाँ आकर कुछ करके गया है। वहाँ ज़मीन पर पड़ा मुर्दा देख पुलिस वालों ने भी कह दिया था, ये मुर्दा है, उठ नहीं सकता। आखिर स्कूल के बच्चे डरे क्यों हुए हैं? हर तरफ डर का माहौल था, लेकिन कोई बता नहीं सकता था ये सच्चाई है। पुलिस वाले माने नहीं और उस लाश को वहाँ से हटाया गया। कोयले से लिखे वो शब्द नीचे हर कोई पढ़ रहा था और हर कोई हंस रहा था। वो किसी के लिए खास मैसेज था और हमें पता था वो किसके लिए है। जैसे ही हम उस कोयले के लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के लिए नीचे गए, वो शब्द पढ़ते ही अंदर डर हमारे छा चुका था। हम आ रहे हैं, ये शब्द लिखा हुआ था और ये हमारे लिए ही था। जैसा कि हमारे सपने में हुआ था, मुर्दे उठे थे। हमारा ये शहर तबाह हुआ था। हर तरफ आग, धुआं। धीरे धीरे हम शायद उसी तरफ बढ़ेंगे। मुर्दे उठने शुरू हो गए हैं, शुरुआत हो चुकी है। हम अब आगे क्या करेंगे? ये सवाल मेरी ज़बान पर भी था, सम्राट की ज़बान पर भी था। हर कोई उन लिखे हुए शब्दों को पढ़ना चाहता था, लेकिन हम वहाँ पर खड़े स्तब्ध रह गए थे। और इसके बाद कई बच्चे वहाँ पर आ रहे थे जिनके शब्द हमें सुनने को मिले। ये तो वैसा सपने की तरह हुआ ना, जैसा सपना आया था। मुर्दे यहीं से निकले थे, ये वैसा हुआ। कुछ बच्चों से सवाल भी किए थे हमने और सबने कहा था ऐसा सपना आया था। हमारे सपने की तरह ही बाकियों को भी सपना आया था। वो चेहरा कई बच्चों को नजर आया था। उसके शब्दों की पहचान तो वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हमें याद नहीं उसने क्या कहा था, लेकिन हमें तो याद था ना हमें क्या मैसेज दिया गया है। वहाँ स्कूल से घर आते वक्त मैं और सम्राट यही पूछ रहे थे, आगे जो होने वाला है हम जानते हैं, लेकिन उसे रोकेंगे कैसे? सम्राट ने भी कह दिया था हमें तैयारी करनी होगी, हमें पहले से तैयार होना होगा, क्योंकि भविष्य हमें दिखाया जा चुका है, हमें लड़ना होगा। इसके बाद घर आते वक्त ही प्लान बनाया गया कि हम जग्गी के पास पहुंचेंगे। जग्गी को खबर पहले ही मिल चुकी थी कि स्कूल में क्या हुआ है। जग्गी की जान पहचान बहुत तेज है, उसने कहीं से पता लगाने का तरीका ढूंढ ही लिया है। और जैसे ही हम जग्गी के पास पहुंचे, दरवाज़ा खोलते ही उसने कह दिया था चलो मेरे कमरे में चलो, मैंने तैयारी कर रखी है, मैं जानता हूँ आगे क्या होने वाला है और हमें तैयार रहना होगा। हम जैसे ही जग्गी के कमरे में पहुंचे, एक बोरा लहसुन का उसने अपने कमरे में रखा हुआ था। हंसता हुआ जग्गी कह रहा था मैंने तो तैयारी कर रखी है,
ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने पूरा बोरा लहसुन का ले लिया है, अब छीलने की तैयारी कर दो और सीधा पेस्ट बनाकर उनके मुंह में डालते जाएंगे, उनकी मौत होती जाएगी। आ जाए जितनी भीड़ आनी है, हम भी उन्हें लहसुन खिला खिला कर मारेंगे। और ऐसा ही कुछ मैंने भी कह दिया था। वो मंदिर का बड़ा घंटा, वो आवाज़ करते हुए डंडे, हमें वो हर चीज़ चाहिए। हमें मुकाबला करना है उस दूसरी दुनिया के इन मुर्दों का। कैसे ये हमारे पास आ गए हैं, हमारे पास कई सवाल भी हैं। तैयारी हमने भी करनी शुरू कर दी है। भविष्य में क्या होगा हमें दिखाया जा चुका है और इससे बचना कैसे है ये हमें ढूंढना है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। देखते हैं क्या आर्यन, सम्राट और जग्गी इन मुर्दों से बच पाते हैं या नहीं, और वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। कौन आने वाला है, इसका जवाब तो आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने को मिलती हैं।